पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। फरीदाबाद की बात कर जाए तो फरीदाबाद भी जो है वो सभी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान के अंदर हैं और अपनी अपनी जो सीट है उसको जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल ने भी जो है वो महाराजा नाहर सिंह के जो वंशज हैं उनके जो वंशज हैं, पौत्र हैं, उनके ऊपर जो है वो अपना दांव खेला है और इंडियन नेशनल लोकदल के लिए लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। हमारे साथ सुनील तेवतिया जी मौजूद हैं। तेवतिया साहब, आपको जो है वो इंडियन नेशनल लोक पार्टी की तरफ से जो है वो उम्मीदवार घोषित किया गया। किस तरीके की रणनीति रहेगी, क्या रणनीति लेकर के आप मैदान में? देखिए, हमारा जैसे एक दो दिन बाद हम नॉमिनेशन करके तो फिर हम धीरे धीरे हमने हर गांव के जैसे बड़े गांव हैं उनके साथ चार छोटे गांव जिन्हें नंगला बोलते हैं, तो उनके एक साथ प्रोग्राम कराए। ऐसे हमने 125 गांव छाटे हैं, बड़े बड़े रूट बनाए हैं। तो लगभग हम दो दो दिन एक विधानसभा में लगाएंगे। दो दो तीन दिन फिर हम शहर में भी लगाएंगे, जितना भी शहरी क्षेत्र है। तो लगभग हम 20 दिन में ये पूरा क्षेत्र कवर कर देंगे। और ये प्रचार तो खैर जैसे अभय सिंह जी ने मुझे लगभग आदेश सा दे दिया था जनवरी में, 9 जनवरी को प्रत्याशी होने का, क्या आपको प्रत्याशी बनाएंगे हम यहाँ से। तो उसके बाद से ही हम होडल हतील पनवल हमने इनमें जाने का अपना कार्यक्रम तभी से शुरू कर रखा है, तो इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी जो है वो इस चीज को आप मानो, क्योंकि 2 बार के भारतीय जनता पार्टी से जो है वो लोकसभा के सांसद हैं और अब फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है। कांग्रेस की बात कर जाए तो महेंद्र प्रताप को जो है पूर्व मंत्री को उतारा है। किस तरीके से मुकाबला मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े धुरंधरों के साथ आपका मुकाबला है। देखिए, जहां तक मैं जानता हूँ कि दोनों बहुत सीनियर आदमी हैं। और रही बीजेपी की बात, कृष्णपाल जी की, तो 10 साल से मिनिस्टर हैं। मुझे तो लगा नहीं आज तक कोई मेडिकल कॉलेज कोई बना हो। एक गोल्ड फील्ड हॉस्पिटल खोला, खरीदा सरकार ने, उसमें जानवर घूम रहे हैं। पॉल्यूशन सबसे ज्यादा अगर देश में किसी शहर में है तो इसी शहर में है। अगर नाले उफान पे मारते हैं, गंदगी बाहर सड़क पे निकल के आ रही है, गलियों में कूड़ों के ढेर हैं, तो इसी शहर में सबसे ज्यादा होंगे। तो इनसे ये पूछा जाए कि भाई, सिवा हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये चार छह शब्द इनसे हटाए लो, इनको बोलने से रोक दिया जाए, तो ये 2 मिनट भी भाषण नहीं दे सकते। इनके पास है ही नहीं कुछ बोलने के लिए। इसी दर नाम पे चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन ये झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। झूठ का गांव में तो कई जगह लोगों ने बोर्ड लगा दिए कि भाजपा प्रत्याशी कृपया गांव में ना आए। तो इस दुर्दशा के कहीं ना कहीं कारण मंत्री जी ही हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि कारण मंत्र। क्योंकि उन्होंने काम किए होते तो लोग उन्हें गांव में ना घुसने की हिदायत नहीं देते बोर्ड लगा के। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरीके से आप बता रहे हैं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार बड़े बड़े दावे करती है, चाहे फिर वो विकास की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रोडों की बात हो, कहीं ना कहीं इस तरीके के वादे करती है कि काफी बड़ा विकास जो है, बड़े पैमाने पर विकास पूरे देश के अंदर हुआ है। देखो, कहने को तो ये फिगर ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं, लेकिन एक्चुअल में विकास नाम की और उल्टा कर्जा बढ़ गया है 3 गुना ज्यादा देश पे। हर राज्य पे कर्जा बढ़ गया है। जो जो 400 500 रुपए के सिलेंडर पर शोर मचाते थे, 1100 में बेच रहे हैं। अब कहाँ गई नैतिकता? जो मंत्री जी एक आज जजिया कर बताते थे टोल टैक्सों को, ये तो जजिया कर है, इन्हें मैं हटवाऊंगा, और उल्टे बढ़वा और दिए। जिनका दायरा कम से कम एक से दूसरे के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए थी, एक बीच में और गदपुरी शुरू करवा दिया। तो आप जजिया कर नहीं रहे हो। तो यही सब बातें हैं जो मंत्री की, जिन्होंने विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगी। विकास होता था 2004 तक, जब तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से की सरकार थी। आज भी उन 20 साल पहले की जो रोड उन्होंने उस टाइम बनाई थी वो आज भी ऐसी की ऐसी है। और अब 2 साल नहीं चलती। 200 200 करोड़ के घोटाले होते हैं, मुख्यमंत्री मानते हैं जनता दरबार में, लेकिन जांच के नाम पे हुआ कुछ नहीं। दुनिया भर के घोटाले हैं जिनकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा चुकी है। अगर खट्टर साहब ईमानदार होते तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं करते? रजिस्ट्री घोटाला था, शराब घोटाला था, लेकिन नहीं कर सके क्योंकि वो सारी सरकार फंसती है उसमें।
जबकि रिपोर्ट आ चुकी तो सार्वजनिक हो जानी चाहिए थी। 19 घोटाले हैं ऐसे। कहाँ काय का विकास किया इन्होंने? 500-500 रुपए की पर्ची कट जाती है, 100 किलोमीटर के टोल पे देनी पड़ती है। तो जनता के पैसे से बन रहे हैं, इन कौन सी जेब से बने? अच्छा, बात करी जाए, देखिए आप राजनीतिक परिवार से जो है वो ताल्लुक कोई खास नहीं रखते, क्योंकि आपके परिवार में ऐसा कोई राजनीतिक रसूख नहीं रखा, क्योंकि आप महाराजाओं के वंशज हैं, और उसके बावजूद राजनीति में आ गए आप। किस तरीके से जो है वो आगे इस सिस्टम को जो है वो संभाल पाएंगे, इससे मैनेज कर पाएंगे लोकसभा? देखिए, जब तक राजाशाही होती थी तब भी वो जनता के लिए ही होती थी, और सर्व समाज के हितों को लेके ही पहले भी इस परिवार ने प्रयास किए हैं। राजा नाहर सिंह के साथ शहीद होने वालों में सिर्फ जाट नहीं थे, उनके साथ गुलाब सिंह सैनी जैसे सैनी समाज के लोग थे, भूरा सिंह वाल्मीकि समाज के थे, जिन दोनों को फांसी दी गई थी। तो ये तो सबूत है इस बात का कि इतिहास में भी हम सारी 36 बिरादरियों को साथ लेकर चले हैं। लेकिन आज वो जब राजवंश खत्म हो गए हैं, तो उसके बाद एक माध्यम है राजनीति, जिसके द्वारा वही काम जो पहले इस परिवार द्वारा किए जाते थे सब जनहित में, वो हम इसके माध्यम से करेंगे, इसीलिए राजनीति में आए। चुनौतियों की बात कर जाए तो आप चुनौतियां क्या देखते हैं इस समय? किस चीज को चुनौती मानते हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, उस किस चीज को चुनौती मानते हैं, किस चीज को चुनौती के रूप में जो है वो आप मैदान में लेकर के? देखो, चुनौती तो मैं किसी चीज को नहीं मानता। हम हमारे परिवार में हमेशा से ही बहुत हिम्मती लोग रहे हैं। अगर हम कोई चीज ठान लेते हैं तो हम उसे पूरी करके, हम उस पे नहीं जा रहे कि भविष्य में क्या होगा, हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन अपना प्रयास है, अपनी ताकत लगाएंगे और लगा भी रहे हैं। बाकी जो होगा ऊपर वाला जैसी कृपा करेगा तो देखेंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे, किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे? आखिरकार लोग आपको क्यों चुने, क्या ऐसे मुद्दे? देखो, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही पहले केंद्र में लगातार। 10 साल भाजपा, कांग्रेस के घोटालों से तंग आके लोगों ने भाजपा चुनी। अब 10 साल में और उनसे भी बड़े घोटाले सामने आ गए, तो सरकार के पास तो बचा ही कुछ नहीं है। रोजगार लोगों को छीन लिए। नोटबंदी में जितने छोटे उद्योग फरीदाबाद में बंद हुए हैं, जितने लोग बेरोजगार हुए, सबसे ज्यादा तो फरीदाबाद में हुए। पहले सबसे ज्यादा छोटे उद्योग यहीं थे। रोजगार चले गए लोगों के। 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते थे, सारा आज हरियाणा प्रदेश नंबर 1 है बेरोजगारी में। इन्हीं की मेहरबानी से है। 10 साल से यही है ना, मंत्री जी केंद्र में रहे हैं। बहुत योजनाएं ला सकते थे लेकिन नहीं लाए। तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा, प्रदूषण सबसे ज्यादा, गंदगी के ढेर सबसे ज्यादा, करप्शन सबसे ज्यादा। प्रॉपर्टी आईडी बनवा लो, आज ठीक बना के आपको निकाल देंगे, चौथे दिन अपने आप ही उसे गड़बड़ कर देंगे जब आप दोबारा जाओगे। फिर उसे ठीक करने के लिए 5,000 रुपये दो। ये चल रहा है आजकल। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं सिस्टम काफी खराब हो चुका है। आप किस तरीके से इस सिस्टम को सुधारेंगे? किस तरीके से, यदि लोगों ने आपको चुना, लोगों ने आपको मौका दिया लोकसभा में, तो किस तरीके से, क्या क्या मुख्य आपके एजेंडे रहेंगे जिनको आप चेंज करेंगे, जिनको आप ठीक करेंगे? देखो, प्रशासन के चलाने के नाम पे अगर आज तक कोई सरकार किसी मुख्यमंत्री ने चलाई है अच्छे प्रशासन के साथ, तो वो थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो सीधा पंचायतों में जाते थे, गांव के गली मोहल्लों में जाते थे, शहर के में जाते थे, कम्युनिटी सेंटरों में, और वहीं क्षेत्र के लोगों को बुला के तुरंत पूछते थे कि हाँ भी बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। वही एक ऐसे मुख्यमंत्री थे तो पूरी पूरी रात ट्रेवल करते थे और चलती गाड़ियों में ही सो लेते थे। कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हुआ ऐसा। उनकी बनाई हुई सड़कें आज भी हैं। मेवात में जितना विकास हुआ हुआ है, हॉस्पिटल बना चाहे कॉलेज बना चाहे जो बना, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। केएमपी केजीपी उसकी शुरुआत जब कॉमनवेल्थ गेम हरियाणा में इसको इंडिया हिंदुस्तान को मिले 2004 में, तो वाजपेयी जी के अनुरोध पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इसकी नींव रखी थी। उसका पत्थर आज भी लगा हुआ है। उस उनके नाम से फाइल दौड़ा करती थी, और एक बार जो कह दिया तो लोगों को धक्के नहीं खाने पड़ते थे। रोज चंडीगढ़ उस जमाने में कोई नहीं जाता था। आज एक छोटे छोटे काम के लिए लोगों को कभी चंडीगढ़ कभी फरीदाबाद फिर चंडीगढ़ पर कोई सुनता ही नहीं है। बिना पैसे के कोई काम होता नहीं। उस टाइम उनके एक फोन से एक इशारे से प्रशासन हिलता था। तो अब भी उन्होंने यही कहा है कि अब सरकार चंडीगढ़ से नहीं चला करेगी,
भाई अभय सिंह चौटाला जी का कहना है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो प्रदेश की सरकार उसी जिले से चलेगी, जिले के किसी व्यक्ति को चंडीगढ़ तक नहीं आने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह का कार्यक्रम बनाएंगे वो कि हर गांव की समस्या उसी गांव में जाके निपटाई जाए तुरंत, लोगों को कहीं आना जाना ना पड़े, जैसे पहले चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला करते थे। और भाई अभय सिंह चौटाला उनसे 21 ही हैं प्रशासन चलाने के मामले में और अनुशासन के मामले में। जैसे उन्होंने मुझसे कहा टिकट के टाइम, भाई अगर कहीं कोई गड़बड़ दिखे तो तुरंत मुझे फोन करना। एक अकेला आदमी है जिसने किसानों के साथ देके, जब सारी पार्टी टूट गई थी, अकेला था, फिर भी इस्तीफा देके किसानों के लिए धरने बैठ गया था। तो कोई और विधायक था बीजेपी का किसी ने इस्तीफा दिया हो? तो इतने ईमानदार, इतने बढ़िया और मजबूत पार्टी के नेताओं के साथ अगर मेरा जुड़ाव हुआ, मैं उनके साथ लगा, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मुझे सांसद की टिकट दी उन्होंने, तो मैं ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ इसे। बिल्कुल, ये सौभाग्य समझते हैं। और ये जो थे हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के जो लोकसभा उम्मीदवार हैं फरीदाबाद सीट से, वो हैं सुनील तेवतिया। इन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से मजबूती से इनकी पहले सरकार इनके जो है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से चलाई गई थी, इसी तर्ज पर दोबारा से जो है वो लोगों को अब किसी काम के लिए जो है वो दर-दर ठोकरें नहीं खाने पड़ेगी। यदि इनकी सरकार बनती है तो सरकार जो है वो लोगों के घर पर जाएगी और उन लोगों के तमाम काम को करेगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।